पर जीत का परचम फहराए। वहीं कांग्रेस में इस बार कुछ अलग ही तरह से जोश नजर आ रहा है और उसकी कोशिश भी यही है कि किसी भी तरह, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उसने 11 सीटों पर जीत दर्ज कराई, इस बार भी उपचुनाव की 5 सीटों पर वो जीत दर्ज कराकर अपने पंजे को मजबूत करे। यानी कुल मिलाकर दोनों तरफ से कोशिशें जारी है। दरअसल आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के दिग्गजों इन चुनाव को लेकर राजस्थान के नेताओं की क्लास लेंगे, या यूं कहें कि उनसे जानेंगे कि उनके हाल कैसे हैं। चर्चा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में मोदी और शाह राजस्थान के मुखिया और प्रदेश अध्यक्ष से भी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लेंगे। वहीं कांग्रेस के दिग्गजों की नजरें भी राजस्थान पर होगी। तो सवाल यही कि आखिर इन चुनाव को लेकर कैसी है भाजपा और कांग्रेस की सियासी तबीयत। आज कुछ इसी मुद्दे पर होगी बात और आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा और साथ होंगे गोपेश पचौरी जी और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत भाई गोयल भी आज की इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले राजकुमार जी आपका रुख करते हैं कि देखिए, विधानसभा में अभी जो सरकार है, भजनलाल सरकार, इन्होंने अपना बजट भी पेश किया। तमाम तरह का भाजपा ने एक कार्यक्रम भी 2 दिन पहले कार्य समिति का आयोजन किया और जो तमाम जो तस्वीरें हैं और जिस तरीके से अब राजस्थान में भाजपाओं के नेताओं के जो दौरे जो चल रहे हैं जगह जगह पर, उन तमाम माहौल को लेकर क्या लगता है कि क्या ये वाकई उपचुनाव की तैयारियों की श्रृंखला ही इसे शुरुआत मानी जाए या कुछ और? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते तो ज्यादा बेहतर बता पाते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी उपचुनाव को लेकर तैयारियां बेहतर है। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने धूल चटाई है, उनका सपना तोड़ा है, 25 पार का सपना तोड़ा है, देश में 400 पार का सपना तोड़ा है। इसी तौर पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज है। आप निश्चित रहे, आने वाला प्रत्येक चुनाव, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर शिकस्त देगी। और कांग्रेस पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी थी, वो महसूस कर रही है। बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी राजस्थान के आला नेताओं को लेकर के बैठक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जी के नेतृत्व में हमारी तमाम तैयारियां पूरी। हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई सेवा दल, महिला कांग्रेस, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम लोग सीताराम जी जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके नेतृत्व में, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में, भवन जितेंद्र जी के नेतृत्व में और अहमदाबाद जी के आशीर्वाद से, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी के आशीर्वाद से निश्चित तौर से आने वाला हर चुनाव, यानी पूरा कांग्रेस परिवार लगा हुआ है इस पर। राजस्थान पर पूरे कांग्रेस की नजरें हैं। इसलिए है कि राजस्थान में जहाँ एक माहौल बन गया था कि 25 के 25 भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीतेगी, देश के प्रधानमंत्री बार बार जयपुर आ रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गृह मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, करके राजस्थान की जनता को बदलाने का प्रयास कर रहे थे। 2 सीटें आएगी, 3 सीटें आएगी, 1 सीटें आएगी, लेकिन हमने 11 सीटें प्राप्त करी। राजस्थान के दिव्यांग मतदाताओं ने वो आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद पे हम खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। भविष्य में भी करते रहेंगे, लेकिन निश्चित रहे आने वाला कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता एकता के साथ, ऊर्जा के साथ लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में शिकस्त देगा। इस बात का मुझे पूरी कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। हेमंत जी, आप पूरे इस मामले को किस तरीके से लेते हैं? हालांकि चर्चाएं हमने पहले भी की थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है, धीरे धीरे भाजपा जिस तरीके से अपनी कोशिश में है, क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा में बीजेपी के साथ जो गड़बड़ हुआ, जो उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई और कांग्रेस को वो उम्मीद पूरी हो गई, जो शायद हो सकता है कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि उनको इतनी सीटें मिल जाएंगी। अब इस पूरे परिदृश्य को लेकर अगर हम बात करें तो जो पूरा माहौल बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का इस समय बन रहा है,
क्या लगता है कि वाकई दोनों ही दल पूरी तैयारियों से हैं? क्या दोनों ही दलों में बिल्कुल एक जाजम पर बैठकर फिर वो इस चुनाव का जो जंग है उसको लड़ेंगे, या दोनों ही पार्टियों में जिस तरीके से अक्सर जो अंदरूनी जो खींचतान नजर आती है वो यहां भी नजर आएगी? देखिए प्रदीप जी, मैं सबसे पहले तो ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपको बीजेपी के प्रवक्ता को भी यहाँ बुलाना चाहिए था, क्योंकि तभी ये सार्थक बहस हो पाती। लेकिन मुझे नहीं पता वो यहाँ पर क्यों नहीं आ पाए हैं, वो आप नहीं बुला पाई या वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ से कोई प्रवक्ता होना जरूरी था। खैर वो एक अलग इशू है। लेकिन अब आप पूछ रहे हैं उपचुनावों की तैयारी की, तो उपचुनावों की तैयारी तो निश्चित रूप से दोनों ही दल कर रहे हैं। कांग्रेस अति उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से उनको 0 से और वो 11 पर पहुंच गए, जिस तरह से उनका आरएलपी के साथ गठबंधन हुआ, बाप के साथ गठबंधन हुआ, माकपा के साथ गठबंधन हुआ, और जिस तरह से 8+3 का उन्होंने यहाँ पर सीटें ली, तो वो बहुत अति उत्साहित हैं। और वो नजारा आपको सदन में भी देखने को मिल रहा है, सदन के बाहर मीडिया में भी देखने को मिल रहा है। वो किस तरह से अति उत्साहित हैं, किस तरह से बहुत सारी बातें हमें आपको उनके जवानी तीर कमानों से भी देखने को मिल रही हैं। और जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी दल है तो वो चाहता है कि 5 सीट उसको मिले। अब ये बात अलग है कि ये 5 सीट बीजेपी के पास पहले भी नहीं थी, लेकिन अब चूंकि बीजेपी सत्ता में है। लेकिन एक चीज और है, उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है, चाहे वो खुद पक्ष में रही हो या प्रतिपक्ष में रही हो। हम बात करें जब वसुंधरा जी सीएम होती थी राजस्थान की, तो अलवर और अजमेर के संसदीय उपचुनावों में अलवर से डॉक्टर करण सिंह यादव और अजमेर से रघु शर्मा चुनाव जीत गए थे। तो अब तक का ये इतिहास है। मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो श्याम सुंदर जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि 17 शर्मा जीते थे। 17 उपचुनाव हुए 10 साल में। उन 17 उपचुनाव में से 10 उपचुनाव कांग्रेस, 12 उपचुनाव कांग्रेस के फेवर में गए। तो एक तरह से देखें तो उपचुनाव का जो इतिहास है वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है। लेकिन अब चूंकि इस समय तो कांग्रेस वैसे ही बहुत अति उत्साहित है। वो कह रहे हैं साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा की सब 4-4 इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार नहीं है, 4-4 इंजन की सरकार है। ठीक बात है, उनको बीजेपी में 4 इंजन नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को कांग्रेस में भी इंजनों की संख्या कम नजर नहीं आ रही है। चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा का इंजन है, चाहे अशोक गहलोत का इंजन है, चाहे भंवर जितेंद्र सिंह का इंजन है, और चाहे वो आपके दूसरे और सचिन पायलट का इंजन है। तो वो तमाम इंजन है। और जिस तरह से डोटासरा सदन में नेता प्रतिपक्ष भली टीकाराम जूली है, उन पर हावी होने का प्रयास करते हैं, उनको एक तरह से उनको दबाने का प्रयास करते हैं, वो सब साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो अब किस तरह से इनकी नैया आगे बढ़ेगी, किस तरह से ये रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूंकि इन 6-7 महीनों में बीजेपी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने काम तो किए हैं, काम तो सामने है। जिस तरह से ईआरसीपी योजना, हालांकि ईआरसीपी योजना फिर भी पूर्वी राजस्थान में कोई बीजेपी को बढ़त तो नहीं दिला पाई, क्योंकि जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में मीणा और गुर्जर का गठजोड़ हुआ वो सबके सामने है। अभी जो किरोड़ीलाल बाबा है वो चूंकि रूठ गए हैं, अब किस तरह से दौसा की सीट पर वो पार पाएंगे, देवली उनियारा की सीट है वो भी चूंकि मीणा और गुर्जरों बाहुल की सीट है, वहां किस तरह से काम हो पाएगा। तो तमाम बातें हैं, लेकिन फिर भी आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, आता हूं सर आपके पास। गोपेश जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। गोपेश जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से, क्योंकि काफी समय आपने देखा है राजनीति में राजस्थान में, क्या लगता है इस समय की तस्वीर क्या होगी अगर उपचुनाव की बात की जाए? उपचुनाव की बात करें तो राजस्थान में भाजपा भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद जिस तुरंत गति से उन्होंने काम किए हैं, जो चुनावी उनका मैनिफेस्टो था उसको बराबर फॉलो कर रहे हैं, इससे लोगों में इस सरकार की एक अच्छी छवि जा रही है। और मुझे लगता है कि इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंचेगा। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है। केंद्र में देखें तो वहाँ 99 सीट लेकर के इनके जो हाईकमान है वो समझ रहे हैं कि हम सत्ता में हैं। इस तरह की बातें इनमें जो चल रही हैं, इसका यहाँ राजस्थान में कोई फायदा मिलने वाला नहीं लगता है। लेकिन गोपेश जी, यहाँ आंकड़े तो कुछ कहते हैं कि जो अभी हेमंत भाई बता रहे थे कि 17 में से 12 बार
कांग्रेस ने अपना परचम फहराया, लेकिन और हर बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। खैर, ये एक सियासी आंकड़ा हो सकता है और सिचुएशंस हो सकती है, माहौल हो सकता है। श्याम जी, ये जो तमाम चीज़ें जिस तरीके से हेमंत भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि 17 में से 12 और हर बार कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता है, इसकी वजह क्या जान सकते हैं? देखिए क्या प्रदीप जी, मैंने देखा कि राजस्थान में 2 उपचुनाव हुए, दोनों में बीजेपी हारी। पहले तो मंत्री बना के हारी चुनाव। आप देखिएगा, अगर टीटी को चुनाव में मंत्री नहीं बनाया होता तो पता नहीं क्या स्थिति, तो भी चुनाव हार गई। अब देखिएगा कि अगर बागीडोरा की बात करें, बागीडोरा में बीजेपी हारी है, बीजेपी जीती नहीं है कांग्रेस का लेने के बाद भी। ये 2 उपचुनाव की बात तो बीजेपी करती ही नहीं, क्योंकि जो हार जाते हैं उसकी बात नहीं होती, जीतने की बात जरूर होती है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जब 11 हारे हुआ, उसके बाद इनकी नींदें उड़ी है निश्चित तौर पर। अब चिंता का विषय है कि किस तरह से 5 चुनाव में जाया कैसे जाए, क्योंकि एक भी बीजेपी की सीट नहीं, इसलिए बीजेपी 5 का दावा मैं नहीं कर रही, 3 का ही दावा कर रही है। हम 3 पे चुनाव अच्छे लड़ेंगे और जीत के आएंगे। अब देखिएगा 84 में तो निश्चित रूप से आदिवासी पार्टी है, कांग्रेस भी उस पर संबलता से कहेगी जीतने के लिए हम आदिवासी पार्टी के साथ जाने के इच्छुक हैं, चले जाएंगे वो। हनुमान बेनीवाल नागौर से है, वो भी आदिवासी, वो भी चाहेंगे कांग्रेस के माध्यम से तो वो अपनी पत्नी को चुनाव जिता लें। राजकुमार रोत अपने खुद के जिसको उत्तराधिकारी बनाएंगे उसको चुनाव लड़ा के जिताना चाहेंगे। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिस प्रकार की स्थिति बनी है, उसे दोनों सीटों पर मैं मान के चलता हूँ बीजेपी का तो मानना ही नहीं है कि हम वहां चुनाव लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। लेकिन जो 3 उपचुनाव है जी, 3 उपचुनाव में तो प्रदेश अध्यक्ष झुंझुनू, नागौर, राजदौसा, उसके बाद आज टोंक भी जाने का है, तो वो प्रदेश अध्यक्ष ने जाना शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी शुरू कर दी। पहले निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन के बीच में विवाद और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई थी, अब वो बादल छटने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच मधुरता कितनी बन पाएगी बात अलग है, लेकिन हाँ, लेकिन श्याम जी, वार्ता कर श्याम जी जो आप कह रहे हैं कि बादल छटने लगे, लेकिन इस समय देखा जाए अगर तो राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की जो सियासत है, इसके बादल जो है ना, वो इस समय लगता तो यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप जो इस समय और शब्द बाणों के जो तीर छोड़े जा रहे हैं, ये पिछले हाल ही में जो बजट सत्र हुआ, यहाँ भी आपने और हमने सभी ने देखा जिस तरीके से शब्द बाणों का हेर फेर यहाँ पर हुआ, आरोप प्रत्यारोपों की कहानी हुई। तो ये तो कह सकते कि हाँ, अभी थोड़ा गर्म मामला है, गर्मी है, चूँकि चुनाव का भी वक्त आने वाला है, अभी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन जल्दी आने वाले वक्त में जब ये तमाम जब चीज़ें होंगी तो ये और भी जंग छिड़ेगी। सुरेंद्र, क्या लगता है कि जो राजस्थान में जो आरोप प्रत्यारोप, उपचुनाव, एक दूसरे पे छींटाकशी और कई बार शब्दों की जिस तरीके से मर्यादा को भी तार तार किया जा रहा है, वो राजस्थान की राजनीति इस वक्त क्या कह रही है? सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और सवाल के पीछे एक ही बात छिपी हुई है कि अलग अलग तरह के रंग जो हैं वो रंगों के फूल खिले हुए हैं राजनीति के आंगन में। आपने एक वो गाना ज़रूर सुना होगा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला लो उसके जैसा। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से छटाकटी का जो लगातार रस्साकसी का जो खेल चल रहा है, तो निश्चित तौर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति है। हालांकि बीजेपी यहाँ पर पूरी तरीके से बैक फुट पर इसलिए आ गई है क्योंकि 2 सीटों पर बीजेपी अपना खाता खोल ही नहीं पाएगी, चाहे वो कितना ही जोड़ तोड़ कर ले, चाहे साम दाम दंडभेद कितना ही अपना ले, पहली बात। दूसरी चीज़ कि अगर पूर्वी राजस्थान की अगर 2 सीटों की अगर मैं बात करूं, देवली, उनियारा और दौसा की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर आप देखिए कि 2 दिन पहले दानिश अबरार के साथ में कोई कार्यक्रम में वहां पहुंचते हैं सचिन पायलट, और आप वो जो भीड़ की तस्वीरें देखेंगे तो कहा जाता है कि जो सियासी पंडित हैं वो कहते हैं कि सचिन पायलट जहां जाते हैं वहां पर चुंबक की तरह भीड़ जो है वो सचिन पायलट के पीछे लग जाती है। एक ये तस्वीर थी। इधर से अगर मैं बात करूं तो झुंझुनू और खिवसर की, तो यहाँ पर खिवसर में जो है वो हनुमान बेनीवाल लगातार जो है वो मुखर होकर के बोल रहे हैं
यहाँ पर निश्चित तौर पर वो कांग्रेस का साथ लेंगे और ये सीट कहीं ना कहीं वो निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। बात करें अगर झुंझुनू की, तो यहाँ पर ओला परिवार है। ओला परिवार की यहाँ पर साख दाव दोनों चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि उससे पहले लोकसभा में लगी हुई थी तो वहाँ पर ओला ने अपनी सारी चीज़ें बचा ली। लेकिन अब ओला परिवार पर अगर कांग्रेस अगर दाव खेलती है तो ये यहाँ पर कितना कारगर साबित होगी। लेकिन लगातार आप देखिए कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी हमेशा नए प्रयोग करती है और इस नए प्रयोग में हमेशा बीजेपी फेल चली जाती है। उनका पहला, मैं श्याम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने जो है वो सुरेंद्र पाल टीटी को जो है वो चुनाव से पहले मंत्री पद की शपथ दिला दी। स्थिति क्या बनी कि वहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अब आप देखिए कि बीजेपी जो है वो हाल फिलहाल मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहती है, उनके प्रवक्ता जो हैं वो चर्चाओं में नहीं आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बहुत बड़ा आईना दिखा रही है। लेकिन यहाँ पर भजन सरकार को अपने कांच के जो चश्मे के जो कांच हैं वो साफ करने पड़ेंगे। अब आप देखिए कि वसुंधरा की एक अलग संतलक थी, लेकिन बाद में अब क्या हुआ कि ओम बिरला की सीधी मेन पावर के रूप में यहाँ पर एंट्री हो गई। अब स्थिति यह हो गई है कि यहाँ पर सीपी जोशी जो है वो बहुत जल्दी टाटा बाय बाय हो जाएंगे राजस्थान की राजनीति से। अब यहाँ पर सोचने वाली बात होगी कि क्या चुनाव से पहले सीपी जोशी राजस्थान को टाटा बाय बाय करेंगे या फिर उपचुनाव के बाद में, यह सबसे बड़ा विषय होगा। ठीक है राजकुमार जी, कहा जाता है, अक्सर चर्चाएं होती हैं कि कांग्रेस में भी जिस तरीके से कांग्रेस कहती है कि भाजपा में कई इंजन है, उस तरीके से कांग्रेस में भी कई इंजन है और जो आपसी अंतर्कलह जो है वो हमेशा जब जब मौका होता है सामने आती है। क्या ये माना जाए कि जो अंतर्कलह अभी तक जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो सामने जो थी, क्या वो खत्म हो चुकी है? अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि कई बार तस्वीरें आप चाहे मना करेंगे लेकिन कई तस्वीरें पब्लिक जब देखती है वो खुद भी इस बात का जिक्र करती है कि यहाँ भी इंजन कई हैं। अब ये इंजन और ट्रेन वाली जो कहानी है, जो सियासी इंजन वाली है, ये इन चुनाव में क्या सब एक जाजम पर होंगे? सजीव जी, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है और बड़ी परिवार में कई बार छोटी मोटी बातें होती रहती है। आप निश्चित रहे कांग्रेस पार्टी का इंजन हमारे खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जी हमारी संरक्षक हैं और राहुल जी और प्रियंका जी हमारे युवा नेता हैं कांग्रेस के, और रंधावा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं। उनके नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे। हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष और हमारे ऊर्जावान प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, पायलट साहब के नेतृत्व में हरीश चौधरी जी और नौर जितेंद्र जी, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के कहीं कोई नेताओं में आपस में कोई विवाद नहीं है। हम लोग सब नेता, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत आराम से शिकस्त देंगे। हमको टेंशन बिल्कुल नहीं है। टेंशन भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री में टेंशन है, प्रदेश अध्यक्ष में टेंशन है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में टेंशन है। नड्डा साहब का तो अता पता ही नहीं है, पहले भी नहीं अता पता था, अब उनको मंत्री और बना दिया। अब वो मंत्रालय संभाले या भारतीय जनता पार्टी को संभाले, वो तो खुद ही पशुपेश में पड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस मुक्त को करने वाली, देश करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज खुद अपना स्थान तलाशने में बड़ी परेशान है। आरएसएस परेशान है, पन्ना प्रमुख परेशान है, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के परेशान है। राजस्थान के पूर्व जो मुख्यमंत्री है आदरणीय वसुंधरा जी का क्या हाल है पिछले 10 साल से, पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देते हुए हम राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। हेमंत जी, आपको क्या लगता है टेंशन में कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी 5 सीट जीतने के लिए तो रणनीति नहीं बना रही होगी, लेकिन मुझे लगता है 2 सीट वो जरूर अपने खाते में डालना चाहेगी, दौसा की सीट और देवली वाली सीट। अब ये दोनों सीटों पर चूंकि मीणा और गुजर बाहुल क्षेत्र है, तो मुझे लगता है डॉक्टर किरोड़ीलाल के भाई को टिकट दौसा से दिया जा सकता है, उनको उपचुनाव में जिताकर मंत्री बनाया जा सकता है, और किसी महिला गुजर को टिकट देवली में दिया जा सकता है। तो दोनों गुजर और मीणा दोनों जातियों को साधने के प्रयास बीजेपी कर सकती है और इस तरह से सचिन पायलट फैक्टर को हल्का किया जा सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि जिस तरह से चलिए, शायद टेक्निकल इशू है हेमंत भाई के साथ, इसलिए शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा। फतेह भी प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह का कोई एक समीकरण पार्टी निकालने का प्रयास करेगी।
दो सीटों पर तो निश्चित रूप से हम सभी मानते हैं कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल रहा है। वो एक तो आरएलपी की पार्टी है, 84 पर है, वहां पर तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, झुंझुनू में भी बीजेपी जीतने का पूरा प्रयास करेगी। और जिस तरह से वसुंधरा राजे से अभी एक हफ्ते पहले सीएम मिलकर आए हैं, उनके साथ शिष्टाचार भेंट की है, उनसे बजट पर चर्चा की है, चूंकि ईआरसीपी योजना उन्हीं के शासनकाल में एक तरह से शुरू करने की कोशिश की गई थी, उस पर तैयारी की गई थी, उस पर भी उन्होंने चर्चा की है। और जिस तरह से एक तारतम्य बनाने का प्रयास सरकार के द्वारा और संगठन के द्वारा आपस में किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो उपचुनावों को मद्देनजर किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि 2 सीट तो बीजेपी पूरा तरह से निकालने का प्रयास करेगी। गोपेश जी, संक्षेप में आपको क्या लगता है? ये हेमंत भाई ने जो कहा बिल्कुल सही बात है। 2 सीट कह रहे हैं, उसके बाद तीसरी सीट इन्होंने झुंझुनू का भी कहा है। मुझे लगता है 5 में से 3 सीट निश्चित रूप से भाजपा निकाल लेगी। बाकी 2 सीट जो हैं उन पर भी कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष रहेगा। कांग्रेस के लिए आसान जीत नहीं रहेगी। ठीक है, श्याम जी। देखिए प्रदीप जी, अब 3 सीट निकालेगी, 1 सीट निकालेगी, ये तो जनता तय करेगी। बिल्कुल, आप और हम तय तो नहीं करेंगे, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप मुझे बीजेपी में जिस तरह की स्थितियां बन रही है, आज मैं देख रहा था उन्होंने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। झुंझुनू में अविनाश गहलोत हैं, जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है, उनको पहले भी लगाया था देवेंद्र झाझड़िया को जिताने के लिए, तो उनकी स्थिति तो पहले सुमित गोदाना है, खाद्य आपूर्ति मंत्री है, उनको लगाया, या विधायक गोवर्धन वर्मा को लगाया, या सरवन बागड़ी को लगाया। ये सब चीजें जब एक जाति के विशेष के लोग हैं जहाँ वहां पर उनको लगाया प्रभारी। अगर देवली उनियारा की बात करें, देखिएगा जलदाय मंत्री हैं, उसमें तो देखिएगा जलदाय दौसा की बात करें, दौसा में प्रेमचंद बेरवा को लगाया, या फिर आप देखिए करुणीलाल मीणा को लगाया, अरुण चतुर्वेदी को लगाया और प्रभुलाल सैनी को लगाया। देखिएगा, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि देखिएगा, आपके करुणीलाल मीणा चाहते हैं कि देवली और दौसा मेरे अनुरूप टिकट दे दिए जाए, यही कारण है उन्होंने इस्तीफा दे रखा और अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव से पहले बहुत बड़ा धमाका कोई बीजेपी कर सकती है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से। जिस प्रकार से आपने देखा कि जल जीवन मिशन में जो कुछ हुआ है, और देखिएगा बढ़ाया को पकड़ा गया और कईयों को पकड़ने की बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि जल जीवन मिशन को एक नया खेल करके कुछ कर सकते हैं कि भाई देखिएगा कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार करती थी, उसको मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी आने वाली है जो आप सोच नहीं सकते। अब रीट पेपर के मामले में कुछ किया जा सकता है, अब कितना किस तक कही जाएगी राजकुमार जी पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए वहां पर रीट के पेपर के मामले में अगर जाड़ोली की बात करें तो फिर सुभाष गर्ग के साथ भी मौका आता है। सुभाष गर्ग के खिलाफ ये कार्रवाई कर नहीं सकते क्योंकि एनडीए का पार्ट बन गया है। उसके अलावा देखिएगा, अगर बात करें देवली उनियारा की बात करें तो हीरालाल नागर जो कि अभी प्रभारी हैं टॉप के, उनको भी लगाया है। राजेंद्र राठौड़ जो पुराने होते थे वहां पे, अभी प्रभारी संगठन की दृष्टि से लगाया, क्योंकि अजीत जो सिंह है वहां पर राजपूत जिला अध्यक्ष है, इसलिए राजपूत जिला अध्यक्ष होने के नाते राजेंद्र राठौड़ को कहा गया कि आप जिम्मेदारी संभालो, या जितेंद्र गोठवाल को जिम्मेदारी दी गई। श्याम जी, आपका कहना है कि दोनों ही पार्टियों ने जोर तो पूरा लगाया हुआ है? नहीं, जोर क्या, अब देखिए अभी तो कोशिश करते, सत्ताधारी पार्टी तो किसी को जीतने ही देना नहीं चाहती, वो तो कहते कि सब 5 की 5 जीतेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। पहले भी कहा 25 की 25 जीतेंगे, 5 लाख से अधिक जीतेंगे, मैं तो कहूँ एक भी तो 5 लाख से अधिक नहीं जीती। और मैं कहता था हमेशा 25 की 25 जीत नहीं सकते, अगर अंडर करंट है तो 7-10 अधिक से सीटें आ जाएगी। राजकुमार जी मेरी डिबेट में बैठे थे, मैं कहता था, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सत्ताधारी पार्टी कहती है उपचुनाव जीतेंगे, लेकिन उपचुनाव जीतोगे किस बेस पर? क्योंकि आपके कार्यकर्ता वहां पर है नहीं, नाराज है, निराश है, जैसे कि मतलब जिसको आपने लिया है। कुल मिलाकर लगता यह है कि जो भी जंग होगी राजस्थान की सियासत में और इन उपचुनाव को लेकर जो भी जंग होगी वो आसान तो नहीं है। बहरहाल तस्वीर, करुणीलाल मीणा इसमें अहम भूमिका निभाने वाले हैं, उनको नाराज रखा तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होगी, इसलिए उनको संतुष्ट करने का प्रयास होगा। 2 सीटों पे जिनका भाई या किसी को जिसको दिलाना चाहते होंगे उनको निर्णय कर लेंगे, तो कुछ हद तक पक्ष में जा सकता है माहौल। लेकिन हाँ, कांग्रेस चाहेगी अपनी सीटों को रहे, और सचिन पायलट 3 पर निर्णय करेंगे। 2 पे निर्णय तो चलो अशोक गहलोत और बाकी जो 84 और उस पे 2 करेंगे, लेकिन सचिन पायलट 3 पे निर्णय तो सचिन पायलट का चलेगा। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा या प्रतिपक्ष के नेता की बात करें और अशोक गहलोत की बात करें, उनकी नहीं चलेगी। अशोक गहलोत की चलेगी तो
खींवसर में चल सकती है, बाकी जगह नहीं चलेगी। श्याम जी, यही तो शुरुआत होती है कि जब किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, कौन नाराज होगा कौन खुश होगा, ये तमाम जो चीज़ें होती है यहीं पर सियासी जो माजरा होता है, जो मूड होता है, वही बदल जाता है। बहरहाल आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और राजकुमार जी, गोपेश जी, हेमंत भाई और श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद प्रदीप जी। बहरहाल आने वाले वक्त में जिस तरीके से राजस्थान की सियासत का जो माहौल बनने वाला है, और जब विधानसभा उपचुनाव की जब शंखनाद होगा, तारीख तय होगी, और जिस हिसाब से कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने होंगे, बयानों के तीर भी चलेंगे, आरोप प्रत्यारोपों की कहानियां भी रची जाएंगी और पब्लिक वो पूरा तमाशा देखेगी। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।